हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग RTS 5 का सलूशन देखेंगे। RTS 5 जो टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है, इसमें 2D मोशन, न्यूटन लॉज, फ्रिक्शन वगैरह आ रहा है। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल्स ऑफ, दो पार्टिकल्स को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। एक को 30 डिग्री के सेम स्पीड से, और एक को प्रोजेक्ट किया गया है 30 के एंगल पे, और एक को प्रोजेक्ट किया गया है 60 के एंगल पे। लेकिन ये ध्यान देना, वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है। जो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया उनका एंगल वर्टिकल के साथ दिया है। तो यहाँ ये वाला एंगल आपको 60 दिया है, ये वाला एंगल इसका 30 दिया है। हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें एंगल हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले में एंगल हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 हो जाएगा, और इस केस में हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 हो जाएगा। तो अब पहले की हाइट हो जाएगी h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g, और दूसरे की हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाई 2g। डिवाइड कर लोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g कैंसिल हो जाएगा। तो h1 बाई h2 आएगा सिंपली साइन स्क्वायर 60 बाई साइन स्क्वायर 30, वही आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 में साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, और साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। 4 कैंसिल होगा तो रेशियो आएगा 3:1, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन 3:1 करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, ए मंकी ऑफ मास्ट, एक 20 kg का मंकी है, ये ऊपर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है 20 kg का, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो रोप की दी हुई है वो 250 न्यूटन दी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम टेंशन जो रस्सी बर्दाश्त कर सकती है वो है 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी हुई है। पूछ रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है मंकी का ऊपर चढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा, सीधा न्यूटन लॉ के हिसाब से इक्वेशन लगाएंगे। जब टेंशन मैक्सिमम होगा तो ए भी मैक्सिमम होगा, और सीधा ए मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, टी मैक्स माइनस एम जी अपॉन एम। टी मैक्स यानी मैक्सिमम टेंशन 250 है, मंकी का वेट 20 दिया है, तो 20 इंटू 10 करेंगे 200 आ जाएगा, और बाई 20 250 में से 200 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 बाई 20 यानी ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मंकी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर मंकी चढ़ेगा तो वो रस्सी टूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 16i प्लस 17j। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको ये गिवन है 16i प्लस 17j, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको पार्टिकल की दे दी गई। अब वो कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड इट्स स्पीड v व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कह रहे हैं जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी, तो पूछ रहे हैं वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट पर होती है केवल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो केवल मैक्सिमम हाइट पर होती है, और मैक्सिमम हाइट पर केवल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचता है। जब इसको फेंका गया था तो यहाँ एक्स कंपोनेंट 16 था और वाई कंपोनेंट 17 था। ये तो लिखा 16i प्लस 17j। तो एक्स कंपोनेंट 16, वाई कंपोनेंट 17। मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो केवल एक्स कंपोनेंट बचेगा, और वो कितना बचेगा 16, और एक्स कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पर, जहां पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और कहीं पर भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो ना तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल होगी, बीच में कहीं जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर केवल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी,
तो यहाँ वेलोसिटी होगी 16, है ना। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अब इसमें कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताइए। तो अब आपको यहाँ अच्छी तरह से पता है कि जो मास 5 kg इसका वेट नीचे लगेगा 50, जो 1 kg है इसका वेट 10 होगा, ये पता है। और चूंकि दोनों साइड मास बराबर नहीं है तो जो भारी वाला मास है वो नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, हल्का वाला ऊपर जाएगा, ये होगा। टेंशन आएगा थ्रेड में, टेंशन जो आएगा वो इस तरह से आएगा, इसमें टी होगा तो इधर भी टी होगा, तो इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा। अच्छा, इसमें टेंशन चूंकि पुली मासलेस लेते हैं, जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा पुली मासलेस लेंगे तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा 2T। अब ये बात हमें पता है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होती है वो टी टेंशन नापता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है स्प्रिंग वाले पार्ट में टेंशन को मेजर करता है। न्यूटन में आंसर पूछा जाएगा तो टी निकाल देंगे, केजी वेट में पूछा जाएगा तो टी बाई जी निकाल देंगे। यहाँ ऑप्शन केजी वेट में दिए तो टी बाई जी निकालना, टी सॉल्व करना। ये सिंपल केस है और इसमें टी हम लोगों को ऐसे ही पता होता है। टी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, याद होता है, कॉमन सा है, इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 g। वो जो क्लास में आपको तरीका पढ़ाया है हमने टेंशन निकालने का, ट्रिक बताई है डायरेक्टली, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, पता है आपको, आंसर यही आ जाएगा। और इसमें ये टी आया, रीडिंग जो होगी वो स्प्रिंग ऊपर लगी और ऊपर टेंशन 2T है, तो हम कहेंगे जो रीडिंग होगी स्प्रिंग की वो 2T होगी। और 2T का मतलब होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ये आएगी। अब m1 m2 की वैल्यू रख देंगे तो 4, m1 1 है, m2 5 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 5 6 हो जाएगा नीचे इंटू जी, तो ये 20/6 यानी 10g/3 आएगा। अच्छा, 10g/3 न्यूटन में आया, केजी वेट में बताना है तो जी हटा देंगे, तो जो रीडिंग केजी वेट में आएगी वो निकालने के लिए हम लोग इसमें से जी हटा देंगे, तो रीडिंग आ जाएगी T/g केजी वेट, मतलब 2T/g केजी वेट। 2T की वैल्यू ये आ गई, जी हटा दोगे 10/3, तो 10/3 आएगा इसमें, 10g/3 लिखा है तो न्यूटन में होगा, या 10/3 इसमें जी नहीं आएगा, है ना, जी नहीं होगा, जब केजी वेट लिखा है तो जी नहीं होगा, तो 10/3 केजी वेट, है ना, तो आंसर हो जाएगा 10/3 केजी वेट। ये g/3 नहीं होगा, 10/3 केजी वेट, ये आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी इतने टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका गया इस वेलोसिटी से, वेलोसिटी आपको गिवन है 6i + 8j मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। जो ये है 6 ये है x कॉम्पोनेंट और जो 8 है ये है y कॉम्पोनेंट। हमसे पूछ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 2u sin θ/g, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2uy अपॉन मॉड ay, ये पढ़ा आपने। uy की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8, uy 8 दिया, u sin थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही होता है, उसको 8 लिख दिया, और ay y डायरेक्शन का एक्सप्रेशन वो g होता है, उसको 10 लिख दिया, तो ये 16/10 यानी 1.6 सेकेंड आंसर आ जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिवर है जिसकी चौड़ाई आपको 100 मीटर गिवन है, रिवर हैज ए विड्थ ऑफ 100 मीटर, इट इज फ्लोइंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो रिवर की स्पीड आपको VR दी है 3 मीटर पर सेकेंड। ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्विमर की स्पीड जो आपको गिवन है वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ये पूरा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो VR आपको गिवन है, यहां लिख लेते हैं हम लोग, VR आपको गिवन है, यहां VR आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, VS आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की चौड़ाई आपको दी है 100 मीटर, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। एज शोन इन द फिगर, थीटा इज द एंगल एट विच स्विमर स्विम्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, स्विमर जो है इधर नदी बह रही है,
रिवर फ्लो से थीटा एंगल पे स्विम करना शुरू करता है। ये स्विमर की वेलोसिटी हो गई, ये वीएस हो गया स्विमर की वेलोसिटी। इस तरफ को स्विमर स्विम करना शुरू करता है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, मैच द फॉलोइंग, चेक द करेक्ट ऑप्शन। सही मैच करना है, सही ऑप्शन चेक करना है। तो देखो सिंपल है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट कह रहे हैं थीटा की वैल्यू बताओ जिस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा। अब ड्रिफ्ट जीरो आप समझते हो, ड्रिफ्ट जीरो का मतलब होता है कि अगर स्विमर यहां से स्टार्ट करता है तो ठीक अपोजिट पॉइंट पे अगर सीधा पहुंचता है, ड्रिफ्ट क्या होती है, जितना नदी के डायरेक्शन में बह जाता है उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब है स्विमर ए से स्टार्ट करे तो सीधा इसके अपोजिट पॉइंट ए डैश पर पहुंचे। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट जीरो होगा। और ये केस आप जानते हो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का केस होता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास में कि जो स्विमर को तैरना शुरू करना होता है वो नदी के बहने के उल्टे डायरेक्शन में किनारे से मान लो अल्फा एंगल पे शुरू करना होता है। याद है हम लोग को ये, अगर शॉर्टेस्ट पाथ से स्विमर को नदी क्रॉस करनी है तो इसको नदी जिस तरफ बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से तैरना शुरू करना होगा अल्फा एंगल पे। और इस अल्फा एंगल की वैल्यू हम लोगों ने याद करी हुई है, डिराइव अब नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। हमें वैल्यू याद होती है और ये वैल्यू होती है कॉस अल्फा इक्वल टू वी आर बाई वी एस। ये एंगल भी आपको क्लास में बताया गया, नदी के किनारे से लेते हैं लेकिन नदी के बहने के अपोजिट डायरेक्शन से। तो ये अल्फा सॉल्व हो जाएगा। वी आर आपको 3 दिया है, वी एस आपको 5 दिया है, तो यानी कॉस अल्फा 3/5 आ गया। अब हमें मालूम है कॉस किसकी वैल्यू 3/5 होती है, तो कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है। तो अल्फा आ गया 53 डिग्री। पढ़ा हम लोगों ने, कॉस 53 3/5 होता है, तो अल्फा 53 डिग्री आ गया। आपसे अल्फा नहीं पूछ रहे हैं, आपसे थीटा पूछ रहे हैं, तो आपको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इधर वाला ये सॉल्व होकर आ गया 53 डिग्री, तो जब इस तरफ का एंगल 53 डिग्री आ गया है तो फिर ये थीटा कितना हो जाएगा, 180 में से अल्फा को घटा देंगे और 180 में से अल्फा को घटाएंगे तो ये आएगा 180 माइनस अल्फा कितना आया है 53 डिग्री, तो ये आंसर कितना आएगा 127 डिग्री। तो यानी थीटा आएगा 127 डिग्री। तो ए ऑप्शन से 3 मैच करेगा। अब ए से 3 जिसमें जिसमें मैच कर रहा होगा वो आप चेक कर लोगे। ए से 3 जिसमें जिसमें मैच करेगा वो आप चेक कर लोगे। तो ए से 3 A1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, यानी सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, ये पता चल गया। अब वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये तो याद ही होता, मिनिमम टाइम में रिवर को तभी क्रॉस किया जा सकता है जब स्विमर नदी के परपेंडिकुलरली तैरना शुरू करे। और अगर वो नदी के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। याद है ना, ये मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करनी है तो स्विमर को नदी के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करना होता है। नदी के परपेंडिकुलर शुरू करेगा तभी वो मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कर पाएगा, और उसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो बी ऑप्शन का हो जाएगा आंसर 90, यानी बी से 4 मैच करेगा। अब देख लो बी से 4 किस में है, तो बी से 4 थर्ड में है और फोर्थ में है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब बचे थर्ड और फोर्थ। अब आगे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम। जब उसको टाइम मिनिमम लगा तो ड्रिफ्ट क्या होगी, आपको ये पढ़ाया गया है। जब मिनिमम टाइम में स्विमर नदी क्रॉस करता है तो उसकी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है वी आर बाई वी एस इंटू डी, डी इंटू वी आर बाई वी एस। डी आपको 100 दिया है, वी आर आपको 3 दिया है और वी एस आपको 5 दिया है, तो ये आएगा 60 मीटर। तो यानी मिनिमम टाइम में जब नदी क्रॉस करी जाएगी तो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी 60 मीटर। अब 60 मीटर का मतलब C से 1 मैच करेगा, और C से 1 केवल थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और इसी तरह फोर्थ वाला चेक कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेंशन इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में टेंशन कितना होगा, तो ये आपको पढ़ाया गया। इस तरह के सवाल में अगर आपको टेंशन निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये चल सकता है कि नहीं। भाई थ्रेड में टेंशन तो तभी आएगी ना जब थ्रेड खींचेगा, तो सबसे पहले डिसाइड करो ये चल सकता है कि नहीं। और आपको मालूम है ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है
फ्रिक्शन वाली फ्लोर है, रफ सरफेस है, तो उसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स होता है म्यूएस mg। तो मिनिमम फोर्स हमें मालूम है चलाने के लिए कितना चाहिए, म्यूएस mg। और म्यूएस mg की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं म्यूएस mg, तो म्यूएस आपको 0.5 दिया है, m आपको 2 दिया है, g 10 है, तो ये 10 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन। यानी इसको चलाने के लिए फोर्स हमें 10 न्यूटन कम से कम चाहिए, और यहां अप्लाई कितना किया गया है 30 न्यूटन। यानी ये आगे चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना फोर्स चलाने के लिए चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा फोर्स लगाया गया है, तो पक्का है ब्लॉक आगे चलना चाहेगा। जैसे ही आगे चलना चाहेगा, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, फ्रिक्शन वही 10 न्यूटन या जो भी है काइनेटिक फ्रिक्शन ये लगने लगेगा, और टेंशन आ जाएगा थ्रेड में, जो कि थ्रेड तन जाएगा तो टेंशन आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे सारे फोर्स बैलेंस होंगे, क्योंकि चल तो पाएंगे नहीं, तो टेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना ये चलने की कोशिश करेगा टेंशन बढ़ता जाएगा, और जब टेंशन बढ़कर फ्रिक्शन और टेंशन मिलकर इस फोर्स को बैलेंस कर देंगे, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो उस केस में हम कहेंगे तो ये आ जाएगा T + 10 = 30 न्यूटन। तो T आ जाएगा सॉल्व होकर 20 न्यूटन। तो यहां से सही ऑप्शन होगा 20 न्यूटन। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। T फॉर द फॉलोइंग डायग्राम इज, इस डायग्राम में टेंशन कितना होगा। डायरेक्ट तरीका बताया आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से कट करेंगे। मालूम है आपको आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास। नहीं कर सकते हो तो यहां से काटो, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। प्रॉपर तरीके से करें तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स P लगाया गया है, मास m1 + m2, और ये पीछे चलेगा, पीछे जिधर चलेगा इधर वाला आगे वाला हिस्सा होगा। तो ये आगे वाला हिस्सा हो गया, आगे वाला, और ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। अब जो क्लास में ट्रिक बताई है उससे कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर डिराइव करोगे तो ए सॉल्व हो गया। अब यहां से कट कर दिया, आप किसी एक हिस्से को सिस्टम मान लेंगे, चाहे m1 को सिस्टम मान लो, चाहे m2 को सिस्टम मान लो। m2 को सिस्टम मानेंगे तो आगे चलाने वाला फोर्स केवल T है और एक्सेलरेशन A है, तो T = हो जाएगा m2a, और m2a करेंगे तो आंसर आएगा 4th Pm2/m1 + m2, है ना। उसको आप जो क्वेश्चन था हमने क्लास के तरीके से नहीं बताया, आप जो क्लास में तरीका बताया, ट्रिक बताई है आपको टेंशन डायरेक्ट लिखने की, आप उससे लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, कह रहे हैं सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो कह रहे हैं क्या क्या यूनिफॉर्म रहेगा। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रह नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम रहना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन बदलेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी गलत हो गया। सर्कुलर पाथ पे जब मोशन करेगा तो नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, और वो सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे जैसे बॉडी अपना मोशन करती जाएगी, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन भी बदलता जाएगा, क्योंकि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा और सेंटर की तरफ रहेगा। तो जब v का मैग्नीट, और इसकी वैल्यू क्या होती है v²/r। अब चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस तो कांस्टेंट होगी ही, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है, इसलिए हम ये बोल नहीं सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेशन बदलेगा, तो यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा। अच्छा, किसी को लगता है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं सोचा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है मैग्नीट्यूड को बदलना, और मैग्नीट्यूड तो यहां बदल ही नहीं रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत, तो ये सब गलत हो गए। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वेलोसिटी भी वेरी करेगी, एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, और दोनों क्यों वेरी करेंगे, डायरेक्शन के वेरी करने की वजह से, डायरेक्शन के बदलने की वजह से, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg is kept on a rough horizontal surface, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है।
ये ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, एक फोर्स लगाया गया है ब्लॉक पे आगे की तरफ 1 न्यूटन का, है ना। पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ। तो हमने आपसे बताया है कि फ्रिक्शन वाले सवालों में जब कभी एक्सेलरेशन वगैरह निकालना हो तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जब चलेगा तो एक्सेलरेशन जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, नहीं चलेगा तो जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो चेक करो चलेगा कि नहीं चलेगा। चलने के लिए आपको बताया कि अगर किसी बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है तो उसको चलने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए म्यूएस mg, इधर लिख देते हैं, मिनिमम फोर्स चलने के लिए चाहिए म्यूएस mg, मतलब इससे थोड़ा भी बड़ा फोर्स होगा तो ये चलेगा, म्यूएस mg से थोड़ा सा भी बड़ा फोर्स होगा तो ये चलेगा। यहां जो फोर्स लगाया गया 1 न्यूटन, अच्छा म्यूएस mg कितना होगा चेक करो, तो म्यूएस 0.2 दिया है, m 6 है और g 10 होगा, तो ये 12 न्यूटन आएगा। यानी इसको चलने के लिए, ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए और लगाया गया है केवल 1 न्यूटन। तो जितना फोर्स चाहिए उससे कम फोर्स लग रहा है, चलाने के लिए चाहिए कम से कम 12 न्यूटन और लगा केवल 1 न्यूटन है, यानी ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर फ्रिक्शन पूछ लेते इस पे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और वो भी 1 न्यूटन के बराबर। तो अगर फ्रिक्शन पूछते तो 1 न्यूटन होगा, लेकिन चलेगा नहीं इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, इतने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जब नहीं कहा गया कुछ तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस लेंगे और उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको पता होती, याद होती है, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें थीटा नहीं पता, यू नहीं पता, थीटा और यू की वैल्यू सॉल्व हो जाए, रख देंगे इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है i प्लस जे, आई प्लस जे का मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट भी 1 है, x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट भी 1 है। x कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो u cos थीटा होता है, ये 1 है, x कंपोनेंट 1 है, और y कंपोनेंट u sin थीटा होता है, ये भी 1 है। डिवाइड कर लो दोनों को, तो ux अपॉन यू वाई या यू वाई अपॉन यू एक्स, यू वाई अपॉन यू एक्स डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है, ये दोनों का रेशियो 1 है। यू से यू कट गया तो टेन थीटा 1 आ गया, थीटा 45 डिग्री आ गया, थीटा सॉल्व हो गया। अब वैल्यू रखो, यहां वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो सीधे सीधे 1 आ गया वहां से, माइनस हाफ g की जगह 10 रख दिया। और u और थीटा के वैल्यू अलग अलग रखने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, हमें पूरा u cos थीटा डायरेक्ट मालूम है 1 है, तो सीधा u cos थीटा की जगह 1 रख देंगे। तो u cos थीटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 से कटेगा 10, तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर, और x माइनस 5x स्क्वायर का मतलब है सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, तो थर्ड वाला राइट ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। ए मैन ऑफ मास 50 kg, मैन का मास 50 kg है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो ट्रॉली है इसका मास 30 kg। फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हाट फोर्स मैन मस्ट एक्सर्ट ऑन द रोप, कह रहे हैं अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैन रोप पे कितना फोर्स लगाएगा, ये पूछा जा रहा है। मैन रोप पे कितना फोर्स लगाएगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है तो मैन भी रेस्ट में होगा और ट्रॉली भी रेस्ट में होगी, दोनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जीरो करा दो बस। मैन का एफबीडी बनाओ, मैन जो है ये अपने वेट की वजह से इस पे एक्शन लगाएगा
ट्रॉली इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगी, साथ में टेंशन लगेंगे, थ्रेड में टेंशन ऊपर की तरफ, पुली पे नीचे की तरफ, फिर पुली पे नीचे की तरफ, ट्रॉली पे ऊपर की तरफ। मैन का एफबीडी बनाओ, ये मैन हो गया। पहला फोर्स हम लोग दिखाते हैं इसका वेट, मैन का मास 50 है तो वेट 500 हो जाएगा। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा फोर्स इसके हाथ पे टेंशन, ऐसे बनेगा एफबीडी। मैन का वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स बैलेंस करा देंगे, तो T + N = 500। ये पहली इक्वेशन आ गई। ट्रॉली भी इक्विलिब्रियम में है, ट्रॉली का एफबीडी बनाइए। ट्रॉली का एफबीडी बनाएंगे, ट्रॉली भी इक्विलिब्रियम में है। ट्रॉली पे पहला फोर्स, ट्रॉली का वेट, मास 30 kg है तो वेट 300 हो जाएगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, मैन ने जो नॉर्मल रिएक्शन ट्रॉली पे लगाया है वो नीचे लगेगा एक्शन। और तीसरा टेंशन ऑन द ट्रॉली, ये ऊपर लग रहा है, ये वाला टेंशन ये ट्रॉली पे लग रहा है। ये वाला टेंशन मैन के हाथ पे लग रहा था, लेकिन ये वाला टेंशन ट्रॉली पे लग रहा है, तो ये आ गया। इक्विलिब्रियम में ट्रॉली है, सारे फोर्स बैलेंस करा देंगे, तो T = आएगा N + 300। हमसे पूछ रहे हैं मैन कितना फोर्स रस्सी पे लगाए, तो मैन के द्वारा रस्सी पे लगने वाला फोर्स टेंशन है, तो हमें T निकालना है क्वेश्चन में। अब T निकालना है तो N की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पुट कर दें, तो N यहां से आएगा 500 - T, ये 500 - T यहां पुट कर दें, तो T = N की जगह रखेंगे 500 - T + 300। T इधर ले आएंगे तो 2T = 800 आएगा, तो T = 400 आएगा। तो 400 न्यूटन टेंशन आ गया, यानी मैन रस्सी पर फोर्स 400 न्यूटन लगाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेट में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2D मोशन, वो कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। सेकेंड ऑप्शन में वो बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं एंड इट कैन बी डेल्ट विद बाय ब्रेकिंग इट इन 2 1D मोशंस। कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे दो 1D मोशंस में ब्रेक करेंगे, तो बिल्कुल सही बात, यही तो करते हैं। x में u cos थीटा, y में u sin थीटा, ब्रेक कर देते हैं, सही बात है। दूसरा लिखा मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं जब दो मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो वो कह रहे हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो सही बात है। तभी तो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं मोशन को, तभी तो ये कहते हैं एक्स वाले मोशन का वाई से कोई मतलब नहीं है और वाई वाले मोशन का एक्स से कोई मतलब नहीं। एक्स वाला एक्सेलरेशन वाई को नहीं बदलेगा, वाई वाला एक्सेलरेशन एक्स में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये तो होता है। तो चूंकि दोनों मोशन एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जैसे समझ लो दो अलग अलग बॉडीज मूव कर रही है, एक एक्स में जा रही है और एक वाई में, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी जो मोशन आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे का एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्स में और वाई में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट TA TB TC फॉर द फॉलोइंग। TA TB TC निकालना है, इतना लंबा झंझट करेंगे नहीं, टेंशन निकालना हम लोग को आता है डायरेक्टली, लेकिन इसमें तीन तीन चीजें हैं, हम एक चेक कर लेंगे। जैसे पहला चेक कर ले, जिसमें पहला मैच कर जाएगा उसी से आंसर पता चल जाएगा। ए पे टेंशन निकालना है, ए पे। एक तरीका क्लास में बताया है, क्लास वाले तरीके से कर सकते हो, जो क्लास में ट्रिक बताई है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम यहां आपको डिराइव करके दिखाएंगे। ये जो फोर्स लग रहा है इसको इधर ब्रेक करेंगे, तो 24 cos 60 ये 12 न्यूटन आएगा, 24 sin 60 इससे हमें मतलब नहीं है। अब पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आएगा फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स टोटल 12 है और मास है 5 + 5 10 + 2, रस्सी में भी मास है तो 12, 5 + 5 + 2, तो 1 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो, लेकिन क्लास में आप करो वैसे जैसे क्लास में हमने ट्रिक बताई ना डायरेक्ट टेंशन लिखने की, काटो और टेंशन लिखो, वैसे करो। तो अब हम इसको
क्या करेंगे, अब हमें ए पे टेंशन लिखना है, ए से काट दिया, यहां टेंशन टी मान लेते हैं, ए पे टेंशन टी मान लेते हैं, यहां टेंशन टी मान लेते हैं। तो अब एक को सिस्टम मान लेंगे, ए को सिस्टम मान लें, तो हमने क्या किया, ए को सिस्टम मान लिया, ये ए जो है इसको सिस्टम मान लिया, ये 5 kg है। अब इस पे आपको मालूम है चलाने वाला फोर्स इकलौता टेंशन है टी, और रोकने वाला कोई है नहीं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये सब बेकार फोर्स में बैलेंस हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी टी इक्वल टू चलाने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने 1 सॉल्व किया था, तो 5 × 1, तो सीधा सीधा टेंशन ए पॉइंट पर 5 न्यूटन आ गया। अब ए पॉइंट पर 5 न्यूटन टेंशन केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ना, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाकी अगर करना है प्रैक्टिस के लिए तो घर पे करके देख लो, और ये हमने बताया है, ओरल आंसर लिख सकते हो बिना पेन लगाए लिखा, ये तो हमने तरीका आपको डिराइव करके दिखाया। क्लास में जिस तरीके से ट्रिक बताई है आपको लिखना, आप उस तरह से टेंशन लिखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। बस ये आगे पीछे में कंफ्यूज ना करना, ये इधर चलेगा तो इस बार आगे ये वाला हिस्सा होगा, इसको आगे बोलेंगे, आगे ये वाला हिस्सा और पीछे ये वाला हिस्सा। तो जो क्लास वाली ट्रिक है उसमें आगे पीछे में कंफ्यूज ना करना, उधर चलता तो वो आगे होता, लेकिन इधर जा रहा है तो ये आगे है और वो पीछे। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है एक बॉडी का, अगले क्वेश्चन में पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इंपल्स बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको पता है इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, हम इंपल्स तभी मोशन में आएगा जब मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम तब चेंज करेगा जब वेलोसिटी चेंज करेगी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है, स्लोप होता है ग्राफ का, वो वेलोसिटी देता है। आपको ये पता है इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पहला जो हिस्सा इसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा, दूसरा हिस्सा इसका भी स्लोप कांस्टेंट होगा, अलग अलग होगा दोनों का, लेकिन जितना पहले का है वो भी कांस्टेंट होगा, जो दूसरे का है वो भी कांस्टेंट होगा। स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो देखो पूरे मोशन में वेलोसिटी बदली केवल कहां, 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही लाइन बनी हुई है, स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदली ही नहीं। जब वेलोसिटी बदली नहीं तो स्लोप, तो इंपल्स कहां से आएगा, इंपल्स तभी आएगा जब वेलोसिटी बदले, मोमेंटम बदले। फिर 2 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी नहीं बदली तो इंपल्स नहीं आएगा। वेलोसिटी केवल कहां बदली, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे। अगर आप एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे देखो तो वेलोसिटी में बदलाव हुआ। 2 सेकेंड से पहले वेलोसिटी क्या थी तो स्लोप से पता चल जाएगा। 2 सेकेंड से पहले जो स्लोप था, स्लोप वो था tan थीटा, और स्लोप मतलब वेलोसिटी, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ 10 है और बेस की लेंथ 2 है, तो 10/2 यानी 5, और यही 5 आ गया स्लोप, और ये वेलोसिटी होगी, तो यानी वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड के बाद तो साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, स्लोप 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई। बात समझ में आती। तो 2 सेकेंड से पहले वेलोसिटी 5 थी, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, यानी ठीक t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बदली। और जब वेलोसिटी बदलेगी तभी तो इंपल्स आएगा, और इंपल्स अब आप अच्छी तरह जानते हो, इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर के साथ घटाएंगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर लिखने के लिए या तो आईजे फॉर्म का यूज करते हैं या प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोलिनियर मोशन होता है तो प्लस माइनस साइन से काम चल जाता है, नॉन कोलिनियर होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर मोशन होता है तो आईजे फॉर्म में चले जाते हैं। यहां तो कोलिनियर ही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसको तो 0 रख देंगे, इसमें कोई साइन ही नहीं आएगा। और इनिशियल वेलोसिटी +5 आई है, तो इनिशियल वेलोसिटी को +5 रख दिया। अब ये मास कितना दिया है आपको, मास दिया है 1 kg, तो 1 × -5, यानी इंपल्स आ गया -5 kg मीटर पर सेकेंड, ये इंपल्स हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, -5 kg मीटर पर सेकेंड, है ना।
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है पर्सन स्टैंडिंग फ्रीली इन ए बस, बस में आप फ्रीली खड़े हैं, एक्सपीरियंसेस बैकवर्ड पुश, इस पे पीछे की तरफ धक्का लगता है, व्हेन बस स्टार्ट सडनली, जैसे ही कह रहे हैं बस को आगे चलाते हैं पैसेंजर पे पीछे धक्का लगता है। आपको पता है पीछे धक्का लगता है, एक्सपीरियंस कर चुके हो डेली लाइफ में, पढ़ चुके हो, इनर्शिया की वजह से, ट्रांसमिशन लैग की वजह से या स्यूडो फोर्स की वजह से। बस आगे चली, बस का एक्सेलरेशन आगे तो स्यूडो फोर्स पीछे, धक्का पीछे लगेगा, तो ये बात एकदम सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है इनर्शियल फ्रेम मस्ट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, कहने इनर्शियल फ्रेम हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। गलत बात है ये। इनर्शियल फ्रेम आपने पढ़ा है, इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जो जिसका एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो दो केस में होता है, या तो वो रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इनर्शियल फ्रेम उसको नहीं कहते हैं जो रेस्ट में हो हमेशा, इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब या तो आप रेस्ट में होंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होंगे। तो यानी इनर्शियल फ्रेम दो कैटेगरी में आएगा, रेस्ट वाले भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। इसमें लिखा मस्ट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, ये मस्ट गड़बड़ कर रहा है। मस्ट का मतलब जो इनर्शियल है उसको रेस्ट में ही होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, तो उसके हिसाब से सही आंसर होगा 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, है ना, थर्ड ऑप्शन। एक बॉल आके टकराई, डायग्राम ऐसे दिख रहा, 30 डिग्री पर आई है, बॉल दीवार के साथ कांटेक्ट में रहती है 0.05 सेकेंड्स तक, एवरेज फोर्स बताना है। डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे क्या करना है, हमें अच्छी तरह आता है। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता था, याद करो, अगर ये वाला एंगल दिया होता था, ये वाला, तो 2mv cos थीटा लिखते थे, लेकिन चूंकि एंगल दीवार के साथ दिया है तो 2mv sin थीटा हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम में लिखेंगे 2mv sin थीटा, 2mv sin थीटा अपॉन डेल्टा टी। मास आपको दिया है बॉल का 0.5 kg, वेलोसिटी आपको 20 दी है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया है। जब ये वाला एंगल लेते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 30 डिग्री, है ना, मतलब साइन यूज करते हैं, ये याद है ना। ये जब एंगल हम लोग ये वाला लेंगे, ये वाला एंगल लेते हैं, जब कॉस लिखते हैं तो ये वाला एंगल यूज करते हैं, और साइन लिखते हैं तो पीछे वाला एंगल यूज करते हैं। तो साइन 30 बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी दिया है 0.05। अब सॉल्व करोगे इसको तो फोर्स आ जाएगा, ऊपर आएगा 10 इंटू 2 20, साइन 30 1/2 10, और 10 बाई 0.05 करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, 2 0 बढ़ाओगे तो ये आएगा 200 न्यूटन। तो आंसर होगा थर्ड वाला, थर्ड वाला। याद है ना, तो क्लास में फॉर्मूले कई बार, इतनी बार याद किया है। ये वाला एंगल लेते हैं तो कॉस थीटा लिखते हैं, ऊपर वाला एंगल लेते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक ऐसे लटके हुए हैं, F फोर्स लगाया गया है, 3 blocks with masses m, 3m and 5m are connected by string as shown in the figure. An upward force F is applied on the block of mass m. Upward force F अप्लाई किया गया है m मास के ब्लॉक पर। The masses move upwards with constant speed v, इस पे ध्यान दीजिए, masses ऊपर की तरफ constant speed v से जा रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड v से जा रहे हैं। Then the net force acting on the mass 3m is correlated, 3m पे नेट मास, नेट फोर्स बताना है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो ये बात भी पक्की है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ये लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए, ये लिखा है कांस्टेंट स्पीड है, जब कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और आपको पता है किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो आपको क्लास में भी बताया गया, और कॉमन सेंस की बात है, न्यूटन के लॉ से नेट फोर्स होता है बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन, ये होगा।
आपको किस पे पूछा गया, नेट फोर्स 3m पर, 3m पर, तो मास ले लेंगे 3m, 3m पे पूछा गया, और एक्सेलरेशन कितना है 0, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा 0। तो सही ऑप्शन आएगा फोर्थ वाला, है ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। A machine gun fires n bullet per second with speed u. Mass of each bullet is m. If the bullets hit the wall and get embedded in it. कह रहे मशीन गन से बुलेट फायर की गई, बुलेट u स्पीड से आती है, आंसर याद ही होना चाहिए इसका डायरेक्ट आपको, u स्पीड से आती हैं, m मास है, और जाके इसमें धंस जाती है, मतलब वापस नहीं लौटती। तो कह रहे हैं n बुलेट्स पर सेकेंड फायर की जा रही है, तो पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगेगा। आपको मालूम है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर सेकेंड। एक बुलेट का मोमेंटम mu था, जब आई तो कितना था mu, और टकरा के रुक गई, यहां वापस ही नहीं लौटी, तो मोमेंटम कितना हो गया 0। तो चेंज कितने का हुआ mu का। वैसे तो माइनस mu बोलेंगे, लेकिन हमें दीवार पर फोर्स लिखना है तो प्लस ले लेंगे, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो mu हो गया। कितनी बुलेट्स आई, मान लो कैपिटल N बुलेट्स आई, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम mu है, और मान लो टोटल कैपिटल N बुलेट्स आई, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा nmu। कितने टाइम में आई है ये, डेल्टा टी टाइम में मान लो आई, तो फोर्स हो जाएगा nmu बाई डेल्टा टी। n क्या है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन टाइम डेल्टा टी, फायर्ड इन टाइम डेल्टा टी। कितनी बुलेट्स डेल्टा टी टाइम में फायर की गई वो n है। तो बताओ अगर डेल्टा टी टाइम में n बुलेट्स फायर की गई हैं तो एक सेकंड में कितनी फायर होंगी, n बाई डेल्टा टी। तो एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर होंगी, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर होंगी, फायर होंगी, उसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे n बाई डेल्टा टी। और n बाई डेल्टा टी इसी को n दिया गया है क्वेश्चन में, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर होंगी उसी की वैल्यू स्मॉल n दी, तो इसकी जगह स्मॉल n रख देंगे तो आंसर आ जाएगा nmu। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। ये क्लास में डायरेक्ट आंसर लिखवाया है, केस करवाया है, कॉमन सा क्वेश्चन है, आंसर याद होना चाहिए, इसमें इतना टाइम खर्चा नहीं करना, हमने तो रिवाइज करने के लिए बता दिया, आपको याद होना चाहिए। The angle between velocity vector and acceleration vector of oblique projectile at the maximum height. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है यही ग्राउंड टू ग्राउंड वाला सिंपल केस। तो यहां पर आपको मालूम है वेलोसिटी में केवल x कंपोनेंट होता है u cos थीटा। अगर यहां u से थीटा एंगल पे फेंका गया है तो इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा और इधर वाला u sin थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी में केवल u cos थीटा होता है और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा g होता है नीचे की तरफ। तो एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल होगा 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। T1 एंड T2 निकालना है यहां पर, T1 और T2 एक निकाल लेते हैं, उसे से आंसर मैच हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका आपको पता है, कई सारे तरीके बताएं। पहला तरीका है कि ये A से नीचे जाएगा, भारी है इधर तरफ, तो ये ऊपर चलेगा। इसका वेट होगा 20 नीचे की तरफ, इसका वेट 20 होगा नीचे की तरफ, और इसका वेट भी 20 होगा नीचे की तरफ। अब सबसे पहले A लिख लें। A जो होगा आपको पता है, चलाने वाला फोर्स 40 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स 20 न्यूटन अपॉन टोटल मास 6। तो 40 माइनस 20, 20 बाई 6 यानी 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन T1 पूछा गया है, ये नीचे जा रहा है। आपको पता है जब कोई बॉडी नीचे जाती है उस पर टेंशन लिखना होता है, तो फॉर्मूला हमने बताया है mg माइनस ए, mg माइनस ए। मास 2 है, g 10 है और a आया है 10/3। तो ये सॉल्व करोगे 2 इंटू ये 30 माइनस 10 20/3 आएगा, यानी ये 40/3 आ जाएगा। g के फॉर्म में लिखोगे तो g 10 लिख दो तो ये 4g/3 आ जाएगा। यानी T1 जो टेंशन आ रहा है वो 4g/3 न्यूटन आ गया, और 4g/3 न्यूटन पहले ऑप्शन में केवल दी, सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
T2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, T1 से ही ऑप्शन मैच कर जाएगा। सिमिलरली T2 निकाल लेंगे। ए ब्लॉक ऑफ वेट ये लटक रहा है, इक्विलिब्रियम में है, T1 T2 Tn निकालना है, T1 T2 T0। तो देखो डायग्राम में ही देख लो, ये T0 वेट से बैलेंस होगा, वेट जो इसका है वो 100 न्यूटन है, तो T0 तो सीधे सीधे 100 हो जाएगा, T0 तो सीधा सीधा 100 हो गया। अब देख लो T0 किसमें किसमें 100 दिया है, तो पहला T0 ही पूछा गया है और ये 3 में 100 दिया है, तो पहला तो नहीं हो सकता ऑप्शन, दूसरा तीसरा चौथा तीनों में सेम दिया है, तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा इससे। तो फिर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, T1 चेक करने के लिए फोर्स बैलेंस कराना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में है, ये रिजॉल्व करो, T2 को रिजॉल्व करो भाई। T0 वर्टिकल है, T1 हॉरिजॉन्टल है, T2 ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। T2 का इधर कंपोनेंट आएगा T2 cos 60, इधर आएगा T2 sin 60। T2 cos 60 100 को T0 को बैलेंस करेगा, और T0 कितना है 100, वर्टिकल वाले वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल को। तो T2 cos 60 बैलेंस करेगा T0 को, और T0 है 100, तो ये T2 cos 60 1/2 होगा, T0 100 है तो T2 आ जाएगा 200 न्यूटन। तो T2 तो 200 आ गया। अब देखो T2 200 किसमें किसमें दिया है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता है, इन दोनों ऑप्शन में 200 है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, अब तीसरा चौथे में से एक होगा। अब T1 कितना होगा, तो T1 बैलेंस करेगा T2 sin 60 को, तो T1 इक्वल टू होगा T2 sin 60। T2 200 आया है, sin 60 √3/2 होगा, तो ये आएगा 100 √3, तो T1 आएगा 100 √3। 100 √3 किसमें दिया है, इसमें 100 √2 दिया है, इसमें 100 √3 दिया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। A boy with mass 50 kg standing on a weighing balance in a lift ascending with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 50 kg का लड़का एक लिफ्ट में खड़ा है, जो लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ascending with acceleration इतने। रीडिंग ऑफ द बैलेंस, आपको पता है जब लिफ्ट में हम खड़े होते हैं तो बैलेंस की रीडिंग जो होती है, जैसे इस पे आप खड़े हैं तो जो बैलेंस है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाने में होता है mg+a, mg+a। एफबीडी बना के निकाल लोगे, एफबीडी बनाओ, ऊपर n है नीचे mg है और एक्सेलरेशन a है। न्यूटन के लॉ से इक्वेशन बनाओगे, n - mg = ma, n mg+a आ जाएगा। क्लास में हमने डायरेक्ट ट्रिक बताई है, डायरेक्ट ट्रिक से लिखेंगे, है ना, ये आ जाएगा। अब m कितना दिया है आपको 50 kg, g कितना होता है 10, और एक्सेलरेशन 2 दिया है, तो 10 + 2, तो ये 12 आएगा, 12 × 50, ये 600 न्यूटन आ जाएगा, 600 न्यूटन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्ट ऑफ मास m हैज ए ब्लॉक ऑफ मास m इन कॉन्टैक्ट विद इट एज शोन इन द फिगर। एक कार्ट के कॉन्टैक्ट में ये ब्लॉक रखा हुआ है, लटका हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड कार्ट इज म्यू, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट फॉल। कह रहे कार्ट का एक्सेलरेशन बताओ कम से कम कितना हो जिससे ब्लॉक ना गिरे। अब ब्लॉक ना गिरे, अगर ब्लॉक को नहीं गिरना है तो पहले हम ये सोचेंगे गिराएगा कौन, तो कौन गिराएगा mg। अच्छा mg गिराएगा तो रोकने के लिए कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आएगा, कौन सा आएगा fs, है ना। मिनिमम एक्सेलरेशन कह रहे हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बताओ एक्सेलरेशन अगर आगे है तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। इस स्यूडो फोर्स की वजह से जब इस पे स्यूडो फोर्स इस तरफ को लगेगा तो इसकी वजह से ट्रॉली को ये धक्का देगा, ट्रॉली पे एक्शन लगाएगा n,
आगे की तरफ, तो ट्रॉली पे n आगे लगाएगा तो ट्रॉली इस पे रिएक्शन पीछे की तरफ लगाएगी, तो ट्रॉली इस पे रिएक्शन पीछे की तरफ लगाएगी। अलग डायग्राम बना देते हैं, देखो बड़ा, ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन आगे है, ये ब्लॉक इससे लटका हुआ है, ब्लॉक mg की वजह से गिरना चाहेगा तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर आएगा। ब्लॉक आगे जा रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स, ट्रॉली आगे जा रही है तो इस पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। इस स्यूडो फोर्स की वजह से ये ट्रॉली को अंदर की तरफ दबाएगा, धक्का देगा, ट्रॉली पे धक्का आगे लगाएगा तो ट्रॉली इस पे रिएक्शन आगे की तरफ लगाएगी। एक्शन ट्रॉली पे पीछे लगा तो ब्लॉक पे रिएक्शन आगे लगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में n और ma बैलेंस होंगे, बेकार फोर्स है तो n इक्वल टू ma हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ma को बैलेंस कर देगा। अब अगर तुम चाहते हो ब्लॉक ना गिरे तो Fs mg को बैलेंस करे। वो कह रहे हैं मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ। मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब है कि ma जो होगा वो मिनिमम होगा। जब एक्सेलरेशन मिनिमम है तो स्यूडो फोर्स मिनिमम होगा, स्यूडो फोर्स मिनिमम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, मिनिमम। नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम है तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम होना पड़ेगा तभी बैलेंस कर पाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम है तो फ्रिक्शन यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और वो मैक्सिमम होगा म्यू एन, तभी बैलेंस कर पाएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि ये ना गिरे तो म्यू एन किसको बैलेंस कर देना चाहिए, mg को, तो म्यू एन mg को बैलेंस कर दे। n की वैल्यू ma है, म्यू ma इक्वल टू mg, m से m कैंसिल हो गया, a सॉल्व होकर आ गया सीधा सीधा g बाई म्यू, तो आंसर हो जाएगा g बाई म्यू, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। What should be the minimum acceleration of the cart so that the block of mass m does not fall? ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा जी बाई। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं फोर्स एक बॉडी पे रिप्रेजेंट किया गया F से और उसका मोमेंटम P है, तो F और P में रिलेशन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है F इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है तो P का क्या होगा। आपको मालूम अगर फोर्स है तो पक्का वो मोमेंटम को चेंज करेगा, वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर फोर्स है तो मोमेंटम को चेंज करेगा। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम में कुछ भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, तो पहला ऑप्शन का करेक्ट होगा पी मे चेंज इट्स डायरेक्शन, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। पी मे नॉट चेंज, पहला और तीसरा तो सेम ही है भाई, मे चेंज या मे नॉट चेंज एक ही बात हो गई। दूसरा पी मस्ट चेंज, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट फोर्स है तो वो कभी न कभी वेलोसिटी के साथ या तो कोलिनियर होगा या किसी भी एंगल पे हो, कभी न कभी वो फोर्स जो है वेलोसिटी के साथ एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स अगर हमेशा रहे तो वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहने के लिए जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए फोर्स को भी अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। और यहां कह रहे हैं फोर्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जब कांस्टेंट फोर्स होगा तो हर हालत में ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा ही करेगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो 1 2 3 हो गया। अब ए का 1 2 3 थर्ड में नहीं है, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में है। बी में कह रहे हैं एफ इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड ओनली, एफ केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है एफ अपना, केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो भी हम कहेंगे P अपना डायरेक्शन चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूर चेंज होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नहीं बदल रहा है तो पक्का है ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, तो B का भी 1 2 3 हो जाएगा। C में कह रहे हैं फोर्स इज चेंजिंग इन डायरेक्शन ओनली। अब अगर फोर्स केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ये मैग्नीट्यूड को बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि जैसे सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स रहता है और ये केवल क्या बदल रहा है, अपना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, पक्का होगा। अगर फोर्स अपना डायरेक्शन बदल रहा है तो डायरेक्शन पक्का चेंज होगा। फोर्स चाहे जैसे लगे, कभी न कभी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे आ जाएगा,
तो अगर फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर चेंज होगा, मोमेंटम जरूर चेंज होगा, और चेंज होगा तो ऑप्शन होना चाहिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन मस्ट चेंज। यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि डायरेक्शन मस्ट चेंज, इसलिए सी का ऑप्शन नन हो जाएगा, नन। तो सी में नन है ना, तो सी का नन ऑप्शन। और डी तो समझते हो फोर्स जीरो है, जब फोर्स जीरो होगा तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा, तो ऑप्शन होगा पी मस्ट नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो फोर्थ हो जाएगा डी का। तो उस हिसाब से सही ऑप्शन पहला होगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फोर्सेस को पहचानना है कौन सा फोर्स कैसा है, तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है ए का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। और कांटेक्ट फोर्स भी है फ्रिक्शन फोर्स, तो बी टू भी सही होगा। तो ए का 2 और 3 होगा, ए का 2 और 3 केवल थर्ड ऑप्शन में दिया होगा। भाई फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, जानते हो आप, कांटेक्ट में सरफेस होंगे तभी लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उस हिसाब से ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3, और उसके हिसाब से सही ऑप्शन मैच करेगा थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला ऑप्शन मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक से मैच कर जाए, ठीक है। ऑप्शन आप लोग चेक किया करो, तो देख लिया करो, बताया करो। अगला ऑप्शन है ए पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ट्रेन। सीलिंग छत की ट्रेन से पेंडुलम लटका हुआ है, ये केस क्लास का डिस्कस्ड है, कॉमन सा केस है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इस केस में आप सबको पता है टेंशन डायरेक्टली हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी, अलग पेज पे बता देते हैं। वैसे तो ये कोई खास केस नहीं, डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। पेंडुलम ऐसे लटक रहा, स्यूडो फोर्स लगा तो ये ऐसे हो गया, ऐसे लटक रहा था, स्यूडो फोर्स लगा, ट्रेन आगे गई या कार आगे गई तो फोर्स पीछे लगा। पीछे की तरफ क्या लगेगा, ma, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और आगे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन, एंगल थीटा। ये भी थीटा हो जाए, बैलेंस करा दो। बैलेंस कराओगे तो इधर t का कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और इधर t का कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। t cos थीटा जो है t sin थीटा ma को बैलेंस करेगा, और t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। जब भी ऐसी दो इक्वेशन बन जाए और इनको सॉल्व करना हो तो आप क्या करो, इनको डिवाइड कर दो सीधे। डिवाइड करोगे थीटा सॉल्व हो जाएगा, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो तो t सॉल्व हो जाएगा। जब भी t sin थीटा t cos थीटा वाली इक्वेशन बने, ये कई जगह बनेंगी, अभी बन रही है, आगे बनेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, हर जगह बनेंगी। तो बस यही करना, डिवाइड कर दो इनको। डिवाइड करोगे तो टी कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 1/2, तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा a/g, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स a/g। तो आधा पार्ट तो ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरा काम क्या करोगे, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पहले का स्क्वायर करो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर। दूसरे का स्क्वायर करो तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इधर m स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। इससे रूट ले लोगे तो t आ जाएगा m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। जब भी साइन कॉस में इक्वेशन बने तो पहला स्टेप है डिवाइड कर दोगे, दूसरा स्टेप है स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। तो इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a/g, और टेंशन हो जाएगा m रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हैं और सही गलत बताना है, पढ़ते हैं। पहला है व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन ए रफ सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द पर्सन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम पैर से जमीन को पीछे धक्का देते हैं, तो जमीन हमारे पैर पे आगे धक्का लगाती, वही फ्रिक्शन फोर्स होता है और उसी से हम आगे चलते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम वॉक नहीं कर सकते, हम दौड़ नहीं सकते, हमारी गाड़ियां चल नहीं सकती रोड पर, सब कुछ फ्रिक्शन होता है। गाड़ी का इंजन केवल पहिए को घुमाता है, आगे कौन चलाता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। इसमें कह रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। रीजन में कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड ऑन द पर्सन दैट कॉजेज द मोशन। कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोड के द्वारा पर्सन के पैर पे लगता है और इसी के कारण मोशन होता है। तो सही स्टेटमेंट है। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स, तो उसके हिसाब से सही आंसर होगा assertion is false, reason is correct, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और टेंशन बताना है। एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है, तो ए निकाल लो, वही काफी है, दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन सब में अलग अलग दिया है ए, तो ए निकाल लो, उसी से आंसर आ जाएगा। ए कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ये 50 से नीचे जाएगा, इस पे लगेगा 20 जी साइन थीटा, तो 20 इंटू 10 इंटू साइन 30, साइन 30 1/2 होगा, तो ये 100 आ जाए, 100 न्यूटन। जब ये बड़ा है वो छोटा है तो पक्का है नीचे चलेगा, यानी ये इस तरफ चलेगा ए से और ये इस तरफ जाएगा ए से। अब ए लिखना है तो सीधा आपको तरीका मालूम है, चलाने वाला फोर्स कितना है? 100 न्यूटन माइनस रोकने वाला फोर्स 50 न्यूटन अपॉन टोटल मास 25 न्यूटन। 100 माइनस 50 50 आएगा, 50/25 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 को आंसर जी के फॉर्म में लिखना है तो उसको g/5 लिख सकते हो, तो g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस हिसाब से सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। टेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं, अगर निकालना हो तो जैसे ट्रिक बताई है क्लास में निकाल सकते हो, जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्लॉक्स ए और बी हैं 3 mm मास के, इनको कट कर दिया गया, थ्रेड को काट दिया गया। लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, थ्रेड को कट करने के बाद बताइए ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले टेंशन दिखाओ। आपको पता है लटकती हुई बॉडी में टेंशन नीचे वाले वेट के बराबर होता है। नीचे कितना वेट है? mg, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ T, यहाँ T डैश, यहाँ T डैश। T जो है वो mg के बराबर होगा और T डैश जो है वो 4mg हो। टेंशन डायरेक्ट लिख सकते हो। B पर mg लगेगा, इस पर भी mg लगेगा, सॉरी 3mg लगेगा। A का मास 3mg, टेंशन T, T डैश जो है वो 4mg के बराबर हो जाएगा। कैसे? T डैश इक्वल टू T प्लस 3mg, और T कितना है? mg, तो 3mg प्लस mg 4mg हो जाएगा। अब कह रहे हैं स्ट्रिंग को काट दिया गया, स्ट्रिंग काट देंगे तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो जब स्ट्रिंग को काटेंगे आप तो टेंशन 0, T 0। अब आप A का FBD बनाइए, A का FBD बनाओगे तो T तो 0 हो गया, तो नीचे फोर्स बचा 3mg और ऊपर बचा 4mg। स्ट्रिंग को काटने के बाद जो स्प्रिंग में टेंशन है T डैश, इस पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको अभी पता ही नहीं चला कि स्ट्रिंग कट गई, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ये 4mg, mg तो खत्म हो गया, ये T तो खत्म हो गया नीचे जो लग रहा था, ये वाला T। तो अब ये फोर्स ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये ऊपर जाएगा AA, और AA की वैल्यू होगी चलाने वाला फोर्स 4mg माइनस रोकने वाला फोर्स 3mg अपॉन टोटल मास 3m। ये mg/3m आएगा तो ये आ जाएगा g/3, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो A का एक्सेलरेशन आ गया g/3 ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन में g/3 है। अच्छा, सेकंड में भी g/3 है तो भी पक्का नहीं कह सकते हैं, तो B का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी g/3 दिया है। तो ये पक्का हो गया, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा? तो देखो वैसे पता है फर्स्ट होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता, यहां सेम दिया है तो ये हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हो। निकालना चाहते हो तो ऐसे ही देख लो, बी का FBD बनाओगे तो mg आएगा और T आएगा, T तो 0 हो गया, तो केवल कौन सा फोर्स बचा? mg। जब केवल mg बचा है तो मास से डिवाइड करोगे तो ये g से नीचे जाएगा,
तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। इसको रोकने के लिए 10 न्यूटन फोर्स जस्ट सफिशिएंट है, मतलब जस्ट ये रुका हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर आपको 0.25 दिया हुआ है, यहां का ये आपको 0.25 दिया है, 0.25 ये म्यू की वैल्यू दी हुई है। पूछ रहे हैं वेट बताओ ब्लॉक का, तो आपको ये अच्छी तरह पता है, ये लटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वेट नीचे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, एफ एस, और ये दबा रहे हैं तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ लगेगा। हम ब्लॉक को दबाएंगे, ब्लॉक दीवार को धक्का आगे देगा, दीवार रिएक्ट करेगी, इस पे धक्का पीछे लगाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 10 न्यूटन हो जाएगा और फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा। क्योंकि ये जस्ट रुका हुआ है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन, एन को एम ए रखेंगे, सॉरी 10 रखेंगे, इक्वल टू mg। यहां से m निकालना है, अच्छा वेट ऑफ द ब्लॉक निकालना है, मास नहीं निकालना, वेट निकालना है। वेट का मतलब mg की वैल्यू निकालनी है, तो mg की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, म्यू एन, म्यू 0.25 है, n 10 है, तो सीधा सीधा कितना आ गया 2.5 न्यूटन। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। स्टोन इज टू बी थ्रोन एज टू कवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक स्टोन को ऐसे फेंकना है कि उसको हॉरिजॉन्टली 3 मीटर दूर जाना है। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 7 मीटर पर सेकेंड। एंगल पूछ रहे हैं, इसको यहां से फेंकना है यू से और इसको गिरना है 3 मीटर दूर जाकर, 3 मीटर दूर जाकर गिरना है, यानी ये 3 मीटर इसकी रेंज हो गई। यू आपको 7 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा, फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला। रेंज आपको 3 मीटर दी है, यू 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 10 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2 थीटा आ जाएगा 30 बाई 49, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू 7 दिया है, रेंज 3 मीटर दी हुई है, तो 3 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किया, तो साइन 2 थीटा आ गया 30 बाई 49, 49 आ गया। अब इसको तुम कुछ भी ले सकते हो, तो जो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होने के लिए जी को 9.8 ले लो अगर, तो ये आ गया 30 बाई, इसको जी को 10 की बजाय 9.8 ले लो, देखो 49 दिया है ना उसमें, तो इसको 9.8 ले लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 3 बाई 49, ये आ गया। 49 से ये कटेगा तो ये 0.2 आएगा, 0.2 इंटू 3 करेंगे तो 0.6 आएगा, साइन 2 थीटा 0.6 आ गया। अब 0.6 को हम लिख सकते हैं 3/5, लिख सकते हैं 3/5, और 3/5 37 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 2 थीटा 3/5 आ गया, इसका मतलब 2 थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 18.5 डिग्री। ये आंसर आ गया। 18.5 ऑप्शन में दिया है, लेकिन आपको मालूम है दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है, एक थीटा पर और एक 90 माइनस थीटा। तो अगर थीटा 18.5 आया है तो एक और बार सेम रेंज आ सकती है, एक और बार सेम रेंज आ सकती है, और वो सेम रेंज आने के लिए जो एंगल होना चाहिए वो 90 माइनस थीटा होना चाहिए, और 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 18.5, और 90 माइनस 18.5 करेंगे तो ये 71.5 डिग्री आ जाए।
समझा रही ना बात, ये पढ़ा हम लोगों ने क्वेश्चन में क्लास में कि थीटा अगर सेम स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो एंगल थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे दोनों पे रेंज सेम होती। तो थीटा आपको 18.5 आया है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा 71.5। तो यहां सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 3, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंगल थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, कह रहे इसमें थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन कब मैच करे। पहले केस में पूछ रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ जब थीटा 0 हो। जब थीटा 0 होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, थीटा 0 है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा है तो आपने पढ़ा है फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जब या तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो या स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो। यहां वेलोसिटी नहीं है मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो स्लाइड कराना चाहे, तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी भी नहीं है। तो ना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब कोई नहीं लगेगा तो इसका मतलब यहां फ्रिक्शन 0 होगा। 0 का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ए से मैच करना चाहिए 4, है ना। अब ए से 4 पहला ऑप्शन में नहीं है, चौथे ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में और तीसरे में है, तो दूसरा और तीसरा में से एक ऑप्शन सही होगा। यहां कह रहे हैं जब थीटा 90 हो जाए, थीटा जब 90 हो जाएगा उस केस में अगर पूछा जाए फ्रिक्शन कितना लगेगा थीटा 90, तो बताओ थीटा 90 का मतलब दीवार वर्टिकल हो गई, वर्टिकल हो गई, वर्टिकल दीवार हो गई तो इधर तो mg लगेगा। अब फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है क्योंकि फ्रिक्शन लगने के लिए दो रिक्वायरमेंट हैं, पहला नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए और दूसरा म्यू होना चाहिए। तो म्यू तो है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 है तो म्यू तो है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन आने के लिए कोई न कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इसको दबाए, और दबाने वाला कोई फोर्स है ही नहीं। तो जब कोई फोर्स इसको दबा ही नहीं रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही नहीं, और जब नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा तो फ्रिक्शन कहां से आएगा। म्यू भले है लेकिन एन तो नहीं है, फ्रिक्शन लगने के लिए म्यू और एन दोनों चाहिए। एन है और म्यू नहीं है तब भी फ्रिक्शन 0 होगा, म्यू है और एन नहीं है फ्रिक्शन तब भी 0 होगा। तो यहां फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि दबाने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो फिर हम कहेंगे इस केस में फ्रिक्शन 0 होगा, और 0 का कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो बी का भी फोर्थ आएगा, ए का फोर्थ और बी का फोर्थ, थर्ड में भी है और सेकंड में भी है, तो इससे नहीं बात बनेगी। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है। अब यहां से चेक कर लो, जब थीटा 30 डिग्री होगा तो आपको पता है इधर लगेगा mg cos थीटा, mg यानी 20 हो जाएगा, तो 20 cos 30, cos 30 √3/2 होता है तो ये 10 √3 आएगा। इधर n लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा, तो 20 sin 30, sin 30 1/2 होता है, ये 10 लगेगा, और इधर फ्रिक्शन लगेगा। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रुका रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा, तो आपको पता है अगर इस mg sin थीटा के वैल्यू fs की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो ये स्लाइड करेगा, अगर इसकी वैल्यू fs की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो ये स्लाइड नहीं करेगा। fs की मैक्सिमम वैल्यू चेक करो क्या होगी, fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूएस एन, म्यूएस आपको 1 दिया है और n आया है 10 √3, तो fs की मैक्सिमम वैल्यू 10 √3 न्यूटन है, 10 √3, और √3 1.7 होता मतलब लगभग 17 न्यूटन है, 17 न्यूटन। तो आप यानी फ्रिक्शन 17 न्यूटन तक बढ़ सकता है, और अभी आपने नीचे फोर्स कितना लग रहा है, केवल 10 न्यूटन। तो जब स्लाइड कराने वाला फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन, बैलेंस कर देगा। इसको अगर तुम बढ़ा दो 12 कर दो तो ये भी 12 हो जाएगा, बैलेंस कर देगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। इसको तुम 15 कर दो ये भी 15 हो जाएगा, बैलेंस कर देगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। इसको तुम 17 कर दो ये भी 17 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन अब इसको तुम बढ़ा के 18 कर दो, 19 कर दो, 17.5 कर दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कर दो इस फोर्स को, नीचे वाले फोर्स को। तो चूंकि ये 17 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता तो अब ये नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया, ऊपर वाला उतना ही रहा, तो अब ब्लॉक नीचे चलना शुरू कर देगा, और जैसे ही नीचे चलेगा वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा।
फिलहाल यहां जो फोर्स नीचे लग रहा है चलाने वाला फोर्स वो 10 ही न्यूटन है, और 10 न्यूटन 17 से छोटा है, यानी इस केस में ब्लॉक नहीं चलेगा। जब नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगेगा और इसको बैलेंस कर देगा। तो इसमें फ्रिक्शन 10 न्यूटन केवल होगा, और 10 न्यूटन होने का मतलब है ये मैच करेगा 1 से। तो सी का 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। सी का 1 केवल सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो आगे जरूरत ही नहीं करने की, सेकंड टिक कर देंगे। तो यहां से सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, और ये आपसे कहा गया यू स्पीड से थीटा एंगल पे किसी एच हाइट के पोल को ये क्रॉस करता है t1 टाइम पर, और t2 टाइम इधर लगता है और जाके इधर गिर जाता है। पूछ रहे हैं एच बताओ कितना होगा। तो वैसे तो ये डायरेक्ट रिलेशन बताया है, क्लास में डिराइव कराया है, लिखाया है कि रिलेशन होता है h इक्वल टू हाफ जी t1 t2। तो सही ऑप्शन तो फोर्थ हो जाएगा, लेकिन एक बार बता देते हैं, देखो कैसे। जब इसको तुम फेंकोगे इस तरह से, और ये h हाइट तक जाने में t1 टाइम लेता है और इधर t2, तो एक बात हमें पता है t1 प्लस t2 इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां से t1 प्लस t2 2u साइन थीटा बाई जी आ गया, तो u साइन थीटा सॉल्व हो गया, वो आ गया g t1 प्लस t2 बाई 2। u साइन थीटा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है u cos थीटा, y कंपोनेंट होता है u साइन थीटा। ये सॉल्व हो गया। अब h हाइट तक जाने में टाइम t1 लगा है, तो y मोशन लेंगे और y में स्मार्ट इक्वेशन लगा देंगे। स्मार्ट इक्वेशन होती है y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगा देंगे। y आपको h दिया है, यू वाई की जगह u साइन थीटा लिखोगे, जाने का टाइम t1 है, ए वाई माइनस जी है, और जाने का टाइम t1 है। h हाइट तक जाने का टाइम t1 दिया हुआ है, अप्लाई कर दो। u साइन थीटा की वैल्यू रख दो। u साइन थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व करी, जी t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1। कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लो, हाफ जी कॉमन है तो हाफ जी कॉमन ले लिया। यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो t1 इंटू t1 तो t1 स्क्वायर आएगा, t1 इंटू t2 ये आएगा, इधर माइनस का t1 स्क्वायर आएगा, t1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हाफ जी t1 t2। ये हमने आपको बता दिया डिराइव करने के लिए, इसको और भी तरीके से कर सकते हो। वो वाला केस है ये, सेम हाइट पर बॉडी 2 बार होती, एक बार t1 टाइम पर, एक बार t2 टाइम पर। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कराया था, और उसी के पैरेलल यहां होता है, बताया आपको कंपेयर करके क्लास में। तो वहां से h इक्वल टू हाफ जी t1 t2 डिराइव कराया, डायरेक्ट आंसर लिख सकते। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। A particle of mass m is projected with velocity v at an angle of 45 डिग्री। एक m मास के पार्टिकल को v वेलोसिटी से 45 डिग्री पे फेंका गया है, जमीन पे जाके गिरता है। चेंज इन मोमेंटम बताओ। अब चेंज इन मोमेंटम आपको दो तरह से लिख सकते हो, कह रहे चेंज इन मोमेंटम बताइए कितना होगा, तो दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप कह सकते हो mg इंटू टी से, भाई यहां से यहां तक चेंज इन मोमेंटम। एक तो आप वेक्टर फॉर्म में जाके फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए यहां आपको पता है सेम हाइट पे सेम स्पीड होती है, तो गिरेगा भी v से, और कितने एंगल पे? 45 डिग्री। फाइनल वेलोसिटी को आईजे फॉर्म में लिखो, इनिशियल वेलोसिटी को आईजे फॉर्म में लिखो, घटा दो, ऐसे भी आंसर आ जाए। और एक आपको डायरेक्ट तरीका क्लास में बताया है कि चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो इंपल्स से लिख सकते हो, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। और इंपल्स यहां एक ही फोर्स देगा, जब बॉडी मोशन कर रही है तो इस पर केवल एक फोर्स लगता है, वो है इसका वेट। तो इंपल्स केवल वेट की वजह से आएगा, तो इंपल्स हो जाएगा mg इंटू टी। टाइम कितना है? तो चूंकि यहां से यहां तक की बात की गई है तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यूज हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख दो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। u की वैल्यू v दी हुई है, v से फेंका गया है, थीटा 45 डिग्री, g से g कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2mv, और साइन 45 होगा 1 बाई रूट टू। रूट टू से रूट टू कटेगा तो ये आंसर आ जाएगा mv रूट टू।
तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये हो जाए। टू बॉडीज आर थ्रोन विथ सेम इनिशियल स्पीड एट एंगल्स अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। इतना देख के आपको याद आना चाहिए, एक बॉडी को किसी स्पीड से अल्फा एंगल पे फेंका जाए और दूसरी बॉडी को उसी स्पीड से 90 माइनस अल्फा एंगल पे फेंका जाए, तो इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, इनकी मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, लेकिन रेंज सेम होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2, मैक्सिमम हाइट h1 h2 और रेंज r1 r2, ये होती है। और आपको पता है, ये क्लास में पढ़ाया हुआ केस है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होता है t1/t2 इक्वल टू tan अल्फा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो होता है h1/h2 tan स्क्वायर अल्फा, और रेंज बराबर होती, तो रेंज का रेशियो हो जाएगा 1। और भी फॉर्मूले पढ़ाए थे इसमें, r इक्वल टू 4√h1h2, t1 t2 इक्वल टू 2r/g, तो वो सब अप्लाई करके सारे पूछे जा सकते थे। फिलहाल इसमें आसान वाला पूछा गया है, h1 h2 का रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो वो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो 1 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। A man A moves in north direction with a speed of 10 meter per second and another man moves in 30 degree north of east. Relative velocity. Relative velocity लिखने के लिए आपको सबसे पहले दोनों का v पता होना चाहिए। तो पहला 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है, तो पहले की वेलोसिटी हम लिखेंगे 10 j कैप, नॉर्थ का मतलब ऊपर जा रहा है और ऊपर मतलब j कैप, तो 10 j कैप। दूसरा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होगा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और यहां से एंगल 30 डिग्री जा रहा है 10 से। कंपोनेंट ले लेंगे, इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 30, क्योंकि IJ में कन्वर्ट करना है तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर आएगा 10 sin 30। 10 cos 30 5√3 हो जाएगा, sin 30 1/2, तो ये 5 हो जाएगा। तो दूसरी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 5√3 I कैप प्लस 5 J कैप, ये लिख सकते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया था तो ऐसे ले लेंगे। अब आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये ए की वेलोसिटी हो गई, ये बी की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होती है सीधे सीधे VB माइनस VA, घटा दो बस, घटाओगे तो I में से I वाला, J में से J वाला, I इसमें है ऊपर है ही नहीं तो I वही रह जाएगा 5√3 I, J वाला घटाओगे 5J माइनस 10J, तो माइनस का 5J, तो 5√3 I कैप माइनस 5J कैप, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। Find acceleration of the system and contact force between 2 kg and 3 kg block। तो देखो आपको हमने ट्रिक बताई है क्लास में, सीधे एक्सेलरेशन टाइम निकाल लो, ये आपको निकालना है 2 kg और 3 kg बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों में से पहले चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो चलाने वाला फोर्स 10, रोकने वाला कोई है नहीं और मास भी 10, तो एक्सेलरेशन सीधे आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट नहीं हो सकता और थर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा, तो तुम्हें पता है यहां 10 न्यूटन लगाया गया। आपने ट्रांसमिशन लॉस पढ़ा है, क्लास में पढ़ाया है कि जब फोर्स ट्रांसमिट होता है तो उसमें लॉस होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां 10 है तो पक्का है 2 kg तक, 2 kg के बाद ये 10 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा 10 से, और आगे जाएगा और कम हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच का नॉर्मल रिएक्शन 10 से कम होगा। दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक में 10 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। और सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिक बताई है क्लास में, एक लाइन में आंसर आ जाए। T1 T2 T3 का रेशियो बताना है, तो आसान है, ये लटक रहा है सिस्टम, दीवार से लटकाया गया है, लटक रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो T1 जो है ये 20 होगा, इधर ये 30 और ये T1,
करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। T1 आपको मालूम है, जब सिस्टम लटका होता है तो कहीं का भी टेंशन नीचे वाले वेट के बराबर होता है। जहां का टेंशन लिखना उस थ्रेड के नीचे कितना वेट है, तो यहां का टेंशन लिखना तो इसके नीचे का वेट क्या है 20, तो T1 हो जाएगा 20। T2 लिखना है यानी यहां का टेंशन लिखना है तो इसके नीचे का वेट, 3 और 2 2 ब्लॉक हैं, 5 kg, वेट 50 हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा 50। यहां का टेंशन लिखना है इसके नीचे का वेट, तो 5 3 8 2 10, तो 100 हो जाए। रेशियो पूछा गया है T1:T2:T3, तो 20:50:100, 0 0 ऐसे ही काट दो, तो 2:5:10, तो सही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट वाला। द टेंशन इन द चेन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट, यहां टेंशन लिखना है, ये लटकी हुई है चेन, तो नीचे से लेंथ क्या होगी L-y, यहां टेंशन लिखना है। आपको पता है लटकी हुई बॉडी में टेंशन नीचे वाले वेट के बराबर होता है, तो ओरल क्वेश्चन है, जो टेंशन होगा वो नीचे वाला वेट, पूरे थ्रेड का पूरे चेन का मास m है, लेंथ l है, तो वेट नीचे वाले हिस्से का क्या होगा m/l इंटू L-y इंटू g, ये टेंशन आ जाए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला m/l इंटू L-y इंटू g, है ना। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास में सब कुछ बताया है अच्छी तरह से, आपको याद है, आप ओरल कर लेते हो, तो क्यों यहां टाइम वेस्ट करें, सही है ना। वो यहां पर आपको टेंशन बताना है इस जगह पर, यहां पर यहां पर टेंशन बताना, पीछे से लेंथ x है तो आगे से क्या हो जाएगी L-x, आगे चलेगा वही तरीका, टेंशन का आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास, तो टेंशन लिखेंगे उसी तरह से, आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स अपॉन इंटू आगे वाला मास अपॉन टोटल मास, तो टेंशन डायरेक्ट आएगा F इंटू m/l इंटू x अपॉन m, ये कैंसिल हुआ, टेंशन सीधे सीधे आया Fx/l। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, अच्छा उल्टा लिखा है Fx/l, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो है ना, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिगर शोज ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, एक कन्वेयर बेल्ट है, इस पे एक लड़का रुका हुआ है, बेल्ट के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, मतलब बेल्ट पे बैठ के जो देखेगा उसको लड़का रुका दिखाई देगा, जो जमीन पे देखे खड़ा होगा वो जैसे बेल्ट जा रही वो वैसे लड़का जा रहा होगा, तो जमीन पे खड़ा होकर देखेंगे तो लड़का बेल्ट के साथ साथ चलता हुआ दिखाई देगा, बेल्ट पे बैठ के देखेंगे तो लड़का रुका हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं figure shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt which is accelerating with 1 meter per second square, बेल्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से एक बार कह रहे हैं, लड़का बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो बेल्ट पे बैठ के देखोगे जो बेल्ट पर ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको लड़का रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन जो जमीन पे खड़ा होगा उसको लड़का बेल्ट के साथ साथ चलता दिखाई देगा। तो अगर बेल्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ है तो लड़के का एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ होगा। पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन। अब नेट फोर्स में दो ऑप्शन आते हैं, देखो जो बेल्ट पर बैठा है अगर उससे पूछोगे नेट फोर्स कितना होगा तो वो कहेगा देखो भाई हमारा बेल्ट जो बेल्ट है वो मेरी रेफरेंस फ्रेम, मतलब इससे पूछोगे तुम, इससे बेल्ट पे बैठा हुआ है, जो बेल्ट पे बैठा हुआ है इससे तुम पूछोगे O1 से कि बताओ, पहला ऑब्जर्वर O1 है, इससे पूछोगे बताओ भैया लड़के पे कितना नेट फोर्स है, तो वो कहेगा देखिए भाई बेल्ट पे मैं बैठा हूं तो बेल्ट मेरा रेफरेंस फ्रेम हो गई, मुझे बेल्ट रेस्ट में दिखाई दे रही है क्योंकि बेल्ट मेरा रेफरेंस फ्रेम है, जब बेल्ट रेस्ट में है तो मुझे लड़का भी रेस्ट में दिखाई दे रहा है, और जब ये रेस्ट में कोई चीज है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा 0। तो बेल्ट पे बैठा हुआ लड़का बोलेगा, ऑब्जर्वर बोलेगा कि लड़के पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन वो स्यूडो फोर्स को लेते हुए ये बोलेगा, वो कहेगा नेट फोर्स 0 है, लड़का इक्विलिब्रियम में है। जमीन पे बैठ के जो देखेगा, जो जमीन पे बैठा होगा ऑब्जर्वर O2,
ये जब देखेगा तो ये कहेगा देखो भाई बेल्ट 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही, तो लड़का भी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। और हमें मालूम है किसी भी चीज पे नेट फोर्स होता है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन। लड़के का मास आपको दिया होगा क्वेश्चन में, वो 65 kg दिया है, तो मास 65 हो गया और एक्सेलरेशन 1 बेल्ट के बराबर होगा। तो सर 65 न्यूटन फोर्स लगेगा लड़के पर। दोनों अलग अलग आंसर बता रहे हैं, अब कौन सा लेंगे? तो आपको पता है कि अगर आंसर पूछा जाता इस ऑब्जर्वर से बताओ तो नेट फोर्स 0 होता, इस ऑब्जर्वर से कह रहे हैं तो नेट फोर्स 65 न्यूटन आ रहा है। अब कौन सा आंसर लेंगे? तो जब क्वेश्चन में ऑब्जर्वर नहीं बताया जाता है तो हम लोग हमेशा ऑब्जर्वर किसको मान लेते हैं? ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को अपना ऑब्जर्वर लेते हैं। तो चूंकि इसमें नहीं बताया गया फोर्स किसको देखकर बताना है, तो O2 के हिसाब से जो आंसर आएगा वो सही लिखेंगे। और O2 के हिसाब से आंसर कितना आ रहा है? 65 न्यूटन। अब 65 न्यूटन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में एक बात ये भी मान लो पूछ लें, सेकंड भी बता देते हैं। कह रहे हैं अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। बेल्ट के कितने एक्सेलरेशन तक मैन स्टेशनरी रह सकता है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दिया हुआ। तो देखो ये मैन हो गया। अब अगर इसको जो लिफ्ट पे जो बेल्ट पे बैठा लड़का है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, जो लड़का बेल्ट पर बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है O1, ये इसको सॉल्व करके बता रहा है। वो कहेगा कि सर देखिए अगर लिफ्ट इसका बेल्ट का एक्सेलरेशन a ले लें तो इस पे स्यूडो फोर्स ma लगेगा। ma की वजह से पीछे खिसकना चाहेगा, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन fs लगेगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब अगर लड़के को रुका रहना है तो सर fs मैक्सिमम जो है वो ma मैक्सिमम को बैलेंस करे। fs होता है म्यू एस एन मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू एस इंटू एन, ये ma मैक्सिमम को बैलेंस करे। म्यू एस इंटू एन में n होता है mg, n इसके वेट के बराबर हो जाएगा, n जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा। ये n हो गया, ये वेट हो गया, तो म्यू एस एम जी, ये ma मैक्स हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a मैक्स आ जाएगा म्यू एस जी। अब म्यू एस आपको कितना दिया है देखो, म्यू एस आपको 0.2 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड बेल्ट इज 0.2, तो म्यू एस 0.2 दिया है, तो ये आएगा 0.2 इंटू 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बेल्ट जब तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे कम एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, लड़का बेल्ट पे स्टेबल खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेल्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो गया तो लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा, और लड़का पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। बात समझ में आती? तो सेकंड पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो तो पहले से पता था, तो ये आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में सेकंड पार्ट सॉल्व ही नहीं करना था, पहले से आंसर आ जाता। इसमें कह रहे हैं 1 kg ब्लॉक ऑफ एंड 0.5 kg ब्लॉक मूव टुगेदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये आगे जा रहे हैं दोनों। ईच ब्लॉक एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। इस बार आपको नॉर्मल रिएक्शन दे दिया है, यहां नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 6 है, 6 न्यूटन ये दे दिया गया। तो कह रहे हैं ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। अब दो तरीके हैं, एक आपको हमने डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लिखना बताया है, वो आगे वाला फोर्स पीछे वाले मास वाले कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, तो आप उससे डायरेक्ट एन लिखो। हर बार आपको ए पता होता था या एन निकल आता था, डायरेक्ट एफ पता होता था। इस बार जब एक्सेलरेशन लिखोगे एन वाले फॉर्मूले से, एफ नहीं पता तो एफ सॉल्व होगा पहले। हर बार एफ पता होता था तो एन निकल जाता था, इस बार एन पता है तो क्या निकल जाएगा, एफ। फिर ए का फॉर्मूला लगा दो, एफ इक्वल टू एम ए वाला, उसमें आपको एफ पता है तो ए सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है, एक डायरेक्ट है, यहां से काट दो, सिस्टम को काट दो, किसी एक का एफबीडी बना लो। मान लो 0.5 kg का एफबीडी बना ले, तो 0.5 kg का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे एक ही फोर्स आगे की तरफ है एन, बाकी बेकार फोर्स हो जाएंगे, एमजी और नॉर्मल रिएक्शन सब बेकार हो जाएंगे, और इसका एक्सेलरेशन ए। तो अब सीधे चलाने वाला फोर्स इक्वल टू एम ए, मास है 0.5, एक्सेलरेशन है ए, एन दिया है 6, 0.5 इंटू ए, तो ए कितना आ जाएगा
6/0.5 यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक से पहले क्या सॉल्व होता, ट्रिक में हमेशा क्या होता था, एफ पता होता था तो एन निकलता था। अभी एन पता है तो एफ निकाल लो, फिर एफ से ए निकाल लो। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वो 7i+3j दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। भाई शुरू में ओरिजिन पे था, जब स्टार्ट ओरिजिन से कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। t=2 सेकेंड पे सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, या तो एक्स वाई में ब्रेक करके कर लो, नहीं तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, S=ut+12at²। u 0 दिया, रेस्ट से स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन तो u 0 हो जाएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन तो u 0 हो गया। s निकालना है, हाफ a की जगह रख दोगे 7i+3j, और टाइम दिया है आपको 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 2 आएगा, तो 7i+3j × 2 मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा 14i+6j मीटर। 14i+6j मीटर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा, हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक्स वाई में ब्रेक करके कर सकते थे कि एक्स वाला एक्सेलरेशन 7 है, वाई वाला एक्सेलरेशन 3 है। एक्स वाला वेलोसिटी, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट अलग सॉल्व कर लो, वाई वाला एक्सेलरेशन अलग सॉल्व कर लो, वाई वाला डिस्प्लेसमेंट, वाई वाली वेलोसिटी अलग कर लो, फिर दोनों को आईजे के साथ जोड़ दो। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता यहाँ, ये 7t² 3t³ ऐसे टाइप का एक्सेलरेशन दिया होता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लग ही नहीं सकती थी। तो आपको वहां पर अलग अलग एक्स वाई में ब्रेक करके इंटीग्रेट करते, एक्स वाला अलग निकालते डिस्प्लेसमेंट, वाई वाला अलग निकालते, फिर सॉल्व करते, है ना, फिर आईजे के साथ जोड़ के आंसर लिखते। एक और बात पे ध्यान देना, यहां उन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, पोजीशन वेक्टर पूछा है। अब अगर जैसे तुम्हारा ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और तुम यहां से चले तो यानी टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो अब जैसे t टाइम बाद तुम यहां पहुंचे तो यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया और यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर 0 टाइम पर तुम ओरिजिन पे थे, लेकिन मान लो 0 टाइम पर तुम ओरिजिन में ना होते, ये ओरिजिन था, तुमने स्टार्ट ए से किया और बी तक गए, तो जो तुमने निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट निकला है। ये पोजीशन वेक्टर ये होता, अगर पोजीशन वेक्टर पूछा जाता तो ये निकालना पड़ता ये। तो फिर आप क्या करते, उसमें ए इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन होता, ये आपको r1 जो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन होता, r1 में आप डिस्प्लेसमेंट जोड़ते तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आता r1 + s। इस पे ध्यान देना है। अब ये तो बाई चांस यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम हो गए। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर दिया होगा क्वेश्चन में, वो जोड़ना पड़ेगा, तब फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा। ये तो खैर डायरेक्ट था। ये एक स्प्रिंग वाला केस है, उधर 20 न्यूटन उधर 10 न्यूटन लग रहा है, कह रहे हैं रीडिंग बताओ। रीडिंग मतलब टेंशन बताना है, तो वही पुराना क्वेश्चन, टेंशन निकालना। जब स्प्रिंग है लेकिन अगर कुछ कहा नहीं गया तो हम मानेंगे स्प्रिंग पूरी स्ट्रेच हो चुकी है और स्प्रिंग एक थ्रेड की तरह बिहेव कर रही है। अब थ्रेड की तरह बिहेव कर रही है तो टेंशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। न्यूटन में आंसर दिया मतलब टी बताना है, केजी वेट में आंसर दिया होता तो T/G बताते, कुछ खास नहीं, निकाल सकते हो, है ना। जो ट्रिक वाला मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो लिख लेते हैं, टी कितना होगा, तो टी होगा आगे वाला 10 × पीछे वाला प्लस पीछे वाला × आगे वाला अपॉन टोटल 60 + 80 140/10 तो 14 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नहीं तो तुम्हें निकालना है तो ए निकाल लोगे, 20 पीछे लग रहा है 10 पीछे उधर, तो ए इधर हो जाएगा, पहले ए सॉल्व कर लो,
फिर इसके बाद यहाँ से काट दो, किसी एक को सिस्टम मान लो, टी सॉल्व हो जाए, कर लोगे इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी चीजें थी वो सब क्लास में आपने पढ़ी हुई हैं, उनको प्रॉपरली आप रिवाइज करो, जहां दिक्कत है उनको ढंग से देखो और हमसे पूछो। आज के पेपर में हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशंस नहीं किए, क्योंकि चीज़ें आपको पता होंगी, एज्यूम करके कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कराया है। कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कभी पेपर थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक देंगे तो उस पेपर को पूरा प्रॉपरली और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।